आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री लालजीभाई देसाई, मुख्य संघटक अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल, प्रमुख अतिथि आदरणीय बलरामजी भदौरिया, प्रमुख अतिथि आदरणीय चंद्रप्रकाश वाजपेयी जी, माजी आमदार सुधीर पारवे, संस्थेचे अध्यक्ष संजय शेंडे, सचिव किरणताई बारई, श्रीमान खोब्रागडे जी, आदरणीय सुमनताई शेंडे, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि बंधूंनो आणि भगिनींनो, मंचावर उपस्थित आदरणीय लालजीभाईंनी मला असं सांगितलं की मी हिंदीत बोललो तर त्यांनाही पण आणि सगळ्यांना नीट प्रकारे ते समजेल। मैं सबसे पहले केशवराव जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और हमारी विचारधारा भिन्न होने के बाद में भी एक ज्येष्ठ व्यक्ति के रूप में वो हर समय मुझे आशीर्वाद देते थे। मेरे प्रति उनकी सद्भावना, उनकी सदिच्छा, उनकी शुभेच्छा ये बहुत पार्टी के विचारों के ऊपर रहती थी और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका और मेरा संबंध बहुत पारिवारिक और निजी संबंध रहा। 1942 में स्वाधीनता के पूर्व स्वातंत्र आंदोलन में उन्होंने अनेक प्रकार से हिस्सा लिया और उस समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर उस विचारों के लिए समर्पित भाव से उन्होंने काम किया। जीवन में आखिरी क्षण तक उस विचारधारा से वो प्रामाणिक रहे और प्रामाणिक रहते हुए समाज में विशेष रूप से महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर मिले और शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास हो, इसलिए उन्होंने सेवादल शिक्षण संस्था के द्वार से एक प्रकार से इस संस्था का निर्माण किया और जिसके आज भी अच्छे परिणाम समाज के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। एक सामाजिक सेवक के रूप में समाज में हर समय उन्होंने सेवा का काम किया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनके जीवन में ये थी कि अपने विचारधारा से वो पूरी तरह प्रामाणिक थे। आज हमारे देश में ये समस्या नहीं है कि कौन कौन से विचारों का है। विचारों की मतभिन्नता होना ये लोकतंत्र में स्वाभाविक है, पर यहाँ विचार भिन्नता से ज्यादा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है विचार शून्यता। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट ये ज्यादा होता है और इसलिए विचार कोई भी हो पर उस विचार के साथ प्रामाणिक होना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक फिलोसोफर ने बहुत सही कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन यानी व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा श्रेष्ठ है। विचारों में मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं होने चाहिए, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे। और लोकतंत्र में हमारे विरोधी विचार के भी व्यक्ति का हमने सम्मान करना चाहिए। यही लोकतंत्र की ज्येष्ठ परंपरा का हम निश्चित रूप से सब लोग मिलकर पालन करते हैं। चुनाव के 15-20 दिन हम अपनी बात को लोगों को कहते हैं। जनता जिसको चुन कर देती है वो प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता है, पर बाकी समय में सामाजिक स्वास्थ्य को ध्यान में लेते हुए हमारे बीच में बहुत सुदृढ़ हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, इसी बात की आवश्यकता है। और केशवराव जी ने अपने जीवन में इसी का परिचय दिया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से
वो हम सबके लिए प्रिय थे। एक बात निश्चित है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित होता है। यह हमारे सृष्टि का यावत चंद्र दिवा करो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इसलिए लोकमान्य तिलक जी अक्सर ये कहते थे कि एखादे व्यक्ति को अपने जीवन में वो कितने साल तक जिया है, इससे ये महत्वपूर्ण है कि वो जीवन कैसे जीवन जिया है। और केशवराव जी के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण बात थी कि अपनी विचारधारा से प्रामाणिक रहकर गांधी विचारधारा के आधार पर उन्होंने समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक कार्यों तक और जीवन के आखिरी तक काम करते रहे। और मुझे लगता है यही उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता थी। हमारे देश में बहुत से नेता है, बहुत से विचारधारा है। 1947 के पहले हमारे देश में विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में स्वाधीनता मिलने के पहले गांधी जी के नेतृत्व में हमने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इस बात का विचार ग्रहण करके उस विचार पर हम काम करते रहे। उस समय समाजवाद की बात काफी उभर कर आई। फिर इसी बात आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी के उदय हुए और चीन और रशिया में कम्युनिस्ट विचारधारा काफी सामर्थ्यशाली बनी। बीच के काल में एक स्वतंत्र पार्टी का उगम हुआ। वो लिबरल इकोनॉमी की बात करते थे जो कैपिटलिस्ट विचारधारा से रिलेटेड थी। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, अब इन तीनों विचारों का अनुभव हमने किया है। पर सच्चाई हमारे सामने यह है कि अभी भी गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की समस्याओं को हम लोग सुलझा नहीं सके। क्योंकि इस देश में हमें अगर ये समस्याओं को सुलझाना है तो हमें निश्चित रूप से किस दिशा से जाना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। गांधी जी के विचारों में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहयोग से हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलाना चाहिए, ये उनका सूत्र था, जो आज भी समय बदलने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी गांव, गरीब, मजदूर और किसान सबके सामने गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारा देश समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने। कोई विचार में उद्दिष्ट के बारे में मतभिन्नता नहीं है, पर उस मार्ग पर जाने के बारे में अलग अलग प्रकार के विचारधारा हो सकती है। हमारे देश में करीब 65% आबादी ऐसी है जो गांवों में रहती थी, और इसलिए आज स्वाभाविक रूप से हमारे जीडीपी में गांव में जो आबादी रहती थी उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। और हमारे देश में 22% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है। और इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनका जीवन सस्टेनेबल कैसे बने, उनका जीवन समृद्ध संपन्न कैसे बने। गांव जैसे आदर्श शहर बन रहे वैसे आदर्श गांव कैसे बने, गांव स्वच्छ कैसे बने, गांव में अच्छी स्कूल कॉलेज कैसे हो, गांव में युवाओं को रोजगार कैसे हो। और इसी प्रकार का आदर्श गांव और उसकी संकल्पना महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में की थी। और इसीलिए उन्होंने खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इसकी बात की थी। पर गांधी जी जब जीवित थे तब टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव आने के थे, वो आए नहीं थे। हमारे यहाँ वर्धा में विभा गुप्ता करके रमन संग्रहालय में साड़ियाँ बनाती है, और जो साड़ी है वो कॉटन ऑर्गेनिक है, उसका सूत सोलर पर निकलता है। साइजिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग जो होता है वो भी सोलर पे होता है। और जो पत्ती होती है अलग अलग प्रकार के पेड़ की, उसी का प्रिंटिंग पत्ती के द्वारा उस साड़ियों के ऊपर होता है। वो इतनी अच्छी साड़ियाँ हैं
कि मेरे घर पे मैं जब कोई आती है तो मैं उनको प्रेजेंट देता हूँ। तो बहुत से लोग आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन आती है, कोई महिला नेता आती है, कोई फॉरेनर्स आते हैं। तो मैंने अभी बीच में मैं अमिताभ बच्चन जी के घर पर गया था, तो 1-1.5 घंटा उनसे बातचीत करने के बाद मैंने उनसे ये जिक्र किया, तो उन्होंने कहा नितिन जी मुझे भी ये साड़ियाँ भेजिए। तो मैंने 2 साड़ियाँ ऐश्वर्या राय और जया बच्चन के लिए भेजी, और आज मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन में इतना सुंदर मैसेज आया कि उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। एक फिल्म एक्ट्रेस है प्रीति झंटा करके, उसको मैंने एक बार दिया, अभी वो फ्रांस में रहती है। तो फ्रांस में मुझे फ़ोन करके उसने मुझे कहा कि मेरी माँ को भी साड़ी बहुत पसंद है और मुझे ऐसी 3 साड़ियाँ आप दीजिए। बहुत से लोगों को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में, मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो गांधी जी के विचारों के आधार पर हमने गोबर से पेंट बनाया, वो डिस्टेम्पर भी बनाया और ऑयल पेंट भी बनाया। अब देश में उसकी 250 फैक्ट्री बनी है और आज वो पेंट बहुत पॉपुलर हुआ है। आज मार्केट में जितना पेंट है उससे अच्छा है और सस्ता है, 50% में है। मैंने दिल्ली में अपने कॉन्फ्रेंस रूम में वो लगाया है। हमारे देश में ये छत्तीसगढ़ से आए हैं वाजपेयी जी, इनके यहाँ एक मेटल क्राफ्ट होता है और इतना अच्छा काम होता है उसमें कि आज उसके कारण काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। पर डिज़ाइनिंग की आवश्यकता है, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी डिज़ाइन, अच्छी क्वालिटी, अच्छा पैकेजिंग, अच्छी एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं होता। अगर हमको ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग में भी काम करना है तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, चारों बातों का संबंध अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो यश मिलता है। मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, इन 2 शब्दों के अर्थ अलग हैं, आधुनिकीकरण और पाश्चात्यीकरण। हमारे जो कुटीर उद्योग है, ग्रामोद्योग है, जो हमारी विशेष रूप से पूर्व परंपरागत से जो कलाएं हैं उनको विकसित करने में, उसी के बेस में विकसित करने की आवश्यकता है। मैं अक्सर 2 बातें आग्रह से कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात जो है, नो वन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और इसलिए टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और गांधी जी के ही विचारधारा के आधार पर हम गांवों को समृद्ध और संपन्न बनाने की अनेक योजनाएं करते हैं। मैं 2004 से एक मिशन में लगा हूं कि हमारे देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल है और इसके कारण देश में प्रदूषण भी होता है, और विशेष रूप से हमारे इंपोर्ट बिल 16 लाख करोड़ का है, पर अब पैसा देश के बाहर जाता है। अब हमारे देश में किसान जो है वो गन्ना उत्पादक किसान, चावल से, मक्के से इथेनॉल बनता है, और मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। मैंने इथेनॉल पर चलने वाली बसेस लाई, स्कूटर लाई, बजाज टीवीएस और हीरो की स्कूटर आई, अभी टोयोटो से लेकर सब कंपनी के फ्लेक्स इंजन आए। एक टोयोटो कंपनी में कैमरी करके गाड़ी थी जो पेट्रोल पे 60% और 40% पेट्रोल पर और 60% बिजली तैयार करती थी। अब 60 रुपये लीटर का इथेनॉल डालकर हम वही गाड़ी 60% बिजली तैयार करेगी और 40% पेट्रोल पे, इथेनॉल पे चलेगी, तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की जब शुरुआत की तो बहुत लोगों ने कहा ये कैसे होगा, रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, अब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आ रहे, जेसीबी से लेकर बड़े बड़े वॉल्वो कंपनी की। हमारे देश में बिजली तैयार होती है। हमारे यहाँ अब पानी से हाइड्रोजन बनता है, और मैं विशेष रूप से संजय जी से अनुरोध करूंगा कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का रिसर्च आज जो करेंगे वो बहुत भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। मेरे पास एक गाड़ी है दिल्ली में,
वो हाइड्रोजन पे चलती है। वो गाड़ी का नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, इसका मीनिंग है भविष्य, और वो आगे भविष्य है। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, जो कोयले से निकलता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, और जो पानी और बायोमास से या कचरे से, ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अब ग्रीन हाइड्रोजन पर हवाई जहाज चलने वाले हैं। अब जर्मनी में 1000 किलोमीटर ट्रेन रेलवे का इंजन चला। ग्रीन हाइड्रोजन पर फार्मास्यूटिकल, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री चलेगी, कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके ऊपर ट्रक, बसेस, स्कूटर सब चलेगी। मेरे पास जो गाड़ी है वो मर्सिडीज से अच्छे कंफर्ट है उसमें, जो हाइड्रोजन पे चलती है। और अब आने वाले दिनों में पानी से हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है म्युनिसिपालिटी के कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, तो देश के 16 लाख करोड़ बचेंगे, और वो पूरे पैसे गरीबों को मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान को मिलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही तो स्वदेशी और स्वावलंबन की बात गांधी जी ने की थी। हमारे नागपुर शहर में करीब 8 साल से हमारे टॉयलेट का जितना पानी आता है वो भंडेवाड़ी जाता है। और 8 साल के पहले मैंने एक मन में कल्पना आई कि ये पानी हम बेचेंगे, और अब हम महाराष्ट्र सरकार को ये कोराड़ी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को ये पानी शुद्ध करके बेचते हैं। आपको ताज्जुब होगा, आप सब लोग, नागपुर की जनता अपने टॉयलेट में जो पानी डालते हैं उसको शुद्ध करके नागपुर महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए साल का मुनाफा मिलता है, पैसा मिलता है वो पानी बेचकर। और अब मेरा सपना है कि उसी पानी से हाइड्रोजन निकालकर नागपुर की बस सर्विस चले, गाड़ियां चले, ट्रक चले, बसेस चले। कोई कठिन नहीं है। अब दुनिया बदल रही है, और इसलिए गांधी जी ने जब समय सोचा था उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो विज्ञान था वो वही था। आज के जमाने में गांधी जी की मूलभूत बात को बदलने का कोई कारण नहीं है। गांव को समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना, स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बनाना, सत्य और अहिंसा के विचार पर समाज की निर्मित करना, और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर इस बात को आगे जाना, यही महत्वपूर्ण है। गांधी जी गाय की सेवा करते थे। अभी मैं एक 15 दिन पहले सांगली में था, मैं और शरद पवार साथ में थे। वो चितड़े करके, चितड़े बहुत बड़े मिठाई बनाते हैं, दूध है उनका, श्रीखंड है, बहुत बड़ा काम है उनका। एक प्रोजेक्ट आया, वो मैंने नागपुर में भी लाया है, और उसका संबंध कोई वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, आधुनिकीकरण का संबंध हमारे ग्रामीण विचारधारा के साथ है। गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा उसी के साथ है, स्पिरिट वही है। 1952 में गुजरात में जो गिर करके गाय थी वो ब्राजील में गई, और ब्राजील में वो गाय 60 लीटर दूध देती है। तो देशी गाय है। हमारे यहाँ हमने क्या किया, जर्सी, हुस्टन, दुनिया भर की फसलें लाई, और गाय में इंजेक्ट करके हमने नई नई गायें तैयार की। अब उसका जो गौमूत्र होता है उसमें मेडिसिन की वैल्यू नहीं है, उसकी बहुत सी दूध में भी वो तत्व नहीं है। और इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया नागपुर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी में। मैंने 15 करोड़ रुपए दे के वो किया। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार करने का काम शुरू किया। और वहाँ का जो गिर गाय की जाय थी उसका जो बुल था टोरेंडो, उसका सीमेंस यहाँ लाया, और मेरे साथ काम करते सुधीर दिवे करके, वर्धा जिले में उनकी खेती, उनके 8 गोरियां हुई है, 2 गोरे हुए हैं, और उसका जो सीमेंस था वो 2 लीटर वाले गाय को दिया, तो जो गोरी अब हुई है वो 20 लीटर की हुई है। और उसके बाद जैसे एम्ब्रियो होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो नागपुर में हमने व्यवस्था की कि जो गाय 1 लीटर दूध देती है उसका एम्ब्रियो बदलकर उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करके 22 लीटर की गोरी होगी। अब आप ही मुझे बताइए कि देश में अगर हर गाय, देशी गाय अगर 20 लीटर दूध देने वाली होगी तो गाय कोई बेचेगा? गौमूत्र से फिनाइल बनेगा, गोबर से हम तो सीएनजी और एलएनजी बनाते हैं, गैस बनाते हैं, वो उससे पेंट बनाते हैं,
और दूध का भी कीमत 20 लीटर कितनी होगी। तो जो गांधी जी कहते थे कि एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार, जीवन चल सकता है। We need to have accept the modern approach, not Western approach, by which we can refine our own technology, our own लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, उसके डिजाइन में उपयोग होता है। ये आनंद महिंद्रा करके महिंद्रा की गाड़ियां खड़ी है, मेरे पास आते मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनको एक बार कहा कि आप आनंद, आप कॉस्ट सेंट्रिक हो, आप क्वालिटी सेंट्रिक नहीं हो। अब हिंदुस्तान की जनता, गरीब आदमी भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदता, कलर टीवी खरीदता है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप कम से कम आप क्वालिटी में सुधार करो। उन्होंने इटली में कंपनी खरीदी की और अपने डिजाइन बदल दिए, और अभी मुझे उनका फोन आया था कि आपकी बात इतनी सही निकली कि अब महिंद्रा की कार को वेटिंग लिस्ट हो गई, अब जल्दी कार मिलती नहीं, इतनी उनकी धंधा बढ़ गया। तो बेसिक फीचर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, उसी प्रकार से गांधी जी ने और दीनदयाल जी ने जो ग्रामोद्योग, कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग जो बताया, उसका बेसिक स्पिरिट नहीं बदल सकता। पर समय के आधार पर, क्योंकि परिस्थितियां बदली है, जनरेशन गैप बदली है, और उसके आधार पर उसी भाव को रखकर अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे, हमारे गांव स्मार्ट विलेजेस बनेंगे। मैं खेती में काम करता हूँ, 3 चीनी फैक्ट्री चलाता हूँ, और मुझे लगता है वो दिन अब दूर नहीं है कि अब किसानों को लखोपति बनाना। हमारे यहाँ बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो एक आज 70-70, 80-80 लाख रुपए का गन्ना निकालते हैं। मेरे खुद के खेती पर मुझे 1 एकड़ में 85 लाख टन गन्ना हुआ। हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं, और यूरिया और सुफला के बजाय अब नैनो यूरिया यूज करते हैं। जब ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है, और जब यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। 4 बोरे के बजाय 2 बॉटल में, 2 बोरे में काम होता है, तो किसान का फायदा होता है। और इसीलिए सत्य और अहिंसा का विचार हमारा आत्मा है, और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, और विशेष रूप से गांवों का विकास, इसके आधार पर आधुनिक टेक्नोलॉजी को जोड़कर समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर भारत बनाना, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना, भारत को विश्वगुरु बनाना, यही गांधी जी का सपना था, यही विवेकानंद जी ने कहा था, यही दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है। इसलिए उसमें मतभिन्नता नहीं है, उद्दिष्ट एक ही है। हम यही कहते हैं कि सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही भारतीय संस्कृति कहती है। ये कहीं नहीं कहती कि मेरा कल्याण पहले हो। और इसीलिए केशवराव जी उसी विचारों पर काम करते रहे, और ईमानदारी के साथ उन्होंने इस विचार के प्रहरी के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया। जो उनका विचार था, जो उनके मूल्य थे, जो जिनका जीवन दृष्टिकोण था, उसी के साथ आगे जाना चाहिए। और विशेष रूप से संजय जी है, उनके नेतृत्व में ये संस्था उसी दृष्टि से आगे जाएगी। आज उनका यहाँ विशेष रूप से जयंती कार्यक्रम भी है, और उनका चित्र, तैल चित्र भी, उसका विमोचन करने का मौका मुझे मिला है। मैं चित्रकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका चित्र सेम टू सेम जैसा बना है। जनरली कभी कभी चित्र में इतना फर्क हो जाता है कि बड़े अड़चन हो जाती है। तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और फिर से एक बार केशवराव जी के स्मृति को अभिवादन करते हुए, उनका मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता था, उनको विशेष रूप से अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।